हेलो दोस्तों। तो अपन विमाओं के यूजेस पढ़ रहे थे, उनके उपयोग, विमाओं का उपयोग, कि बीमा का उपयोग क्या है, अपन उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था बेसिकली 3 प्रकार से हमने उसमें डिवाइड किया था। कैसे कि पहला जो यूज़ है उसको एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज किया जा सकता है। मतलब कि एमकेएस पद्धति जो होता था उसको सीजीएस पद्धति में जब बदलते थे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती थी और उसका यूनिट क्या होता था, ये हमने बताया था। और उसमें बखूबी हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था न्यूटन का, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, और वो हमने अच्छे से निकाल कर दिखाया भी था। जो दूसरा इसका उपयोग है कि भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। किस तरीके से हम लोग डायमेंशन का यूज करके किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वह समीकरण सत्य है अथवा नहीं। ठीक है, डायमेंशनली याद रखें, डायमेंशनली। तो उसको अपन देखेंगे, परंतु जो पिछले लेक्चर्स में हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना मात्रकों को सिखाया था, उसी पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है। तो आइए इसको करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापे, एमकेएस पद्धति मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो भार है उसको ग्राम में लिया है और जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में लिया है। ठीक है, तो ये सीजीएस पद्धति है, उसको हमें किस में चेंज करना है, तो एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसका घनत्व कितना होगा, तो आपको पता है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जब अपन चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था कि पहली पद्धति का यूनिट इनटू पहली पद्धति का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी पद्धति का यूनिट इनटू दूसरी पद्धति का न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 13.6 दिया है और यूनिट क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिख लो। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, एक ही बात है। तो N1 कितना, 13.6 इंटू यूनिट उसका क्या है, ग्राम। ठीक है, और पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू N2 हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरी पद्धति में उसकी यूनिट क्या है, ग्राम को किस में आप लेते हो, किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को किस में लेते हो आप, तो वो आप लेते हो मीटर में, 1 मीटर क्यूब। इसको भी आप ऊपर ही लिख लो तो अच्छा रहे। ठीक है, अच्छा सर, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि जब हम लोग एमकेएस पद्धति में उसको चेंज कर देंगे उसका यूनिट, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे क्या करते हो आप कि 1000 ग्राम बराबर बोलते हो कि वो 1 kg है ना। तो ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कितना बड़ा दिख रहा है, 1000 ग्राम, और एमकेएस पद्धति में उसी को शॉर्ट में बस 1 kg बोल रहे हैं। तो है तो एक ही बात। तो वही बोल रहा है कि अगर सीजीएस पद्धति में वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो N2 इज इक्वल टू, अगर हम देख सकें तो क्या कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ N2 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, ये यहाँ पर भाग में है मतलब डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 13.6 1 ग्राम इंटू ये ऊपर आया
1 मीटर क्यूब अपॉन, ये तो नीचे ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसको जरा सामने सामने रख देते हैं। ये आएगा यहाँ पर भाग में 1 kg इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप देख पा रहे हो, चलो करेंगे, तो ये 13.61 ग्राम, और केजी को जब ग्राम में चेंज करोगे तो कितना होगा, 1000 ग्राम। उसी को तो आप बोलते हो ना कि 1 kg। अच्छा सर, ठीक है। अब चाहो तो इन दोनों को एक ही में लिख दो, ऐसे, ठीक है क्या। इनटू इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द होल पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और ये कैंसिल, तो N2 इज इक्वल टू क्या मिला, 13.6। और ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 1000 हो गया, इनटू ये देखो ये 3 बार होगा इसका गुणा, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 0 तो एक खा गया भैया, कितना बचा ऊपर, 13.6 इंटू 3 इसमें का और एक इसमें का, 10 टू द पावर 4। तो N2 की वैल्यू हमें मिली 13.6 इंटू 10 टू द पावर 4। ये तो MKS पद्धति में जो उसका मात्रक होगा, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 4। इसका मात्रक भी लिख सकते हो कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो पिछला टॉपिक बताया था उसका रिवीजन भी कर दिया। आगे अपन चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा यूज क्या है डायमेंशन का। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। हाँ भाई, तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया था कि टाइम कम बचे, वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है यार, 2 GB 3 GB ऐसा बन जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया और बाकी भी बातों को मैंने लिख दिया। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। अर्थात कोई भी भौतिक समीकरण तभी सत्य होगा यदि प्रत्येक भौतिक समीकरण में जो राशियां हैं उनके जो डायमेंशन है वो सेम हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर दो भौतिक राशियां जुड़ती हैं तो उनका जो मात्रक होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे 2 मैंगो और 2 मैंगो हैं तो उनको ऐड करोगे आप तो 4 मैंगो होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 बनाना है, मतलब कि 2 केले हैं और 5 सेब हैं, बताइए उसका सम क्या होगा, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। आपका आंसर वही होगा कि 2 केले और जो भी जितना सेब बोला एग्जैक्टली नहीं भूल गया, तो उतना सेब होगा। क्यों सर? क्योंकि उनका जो मात्रक है वो सेम नहीं है। उसमें जो लास्ट वाला है उसका मात्रक वो आम है और उसमें सेब है। अगर दोनों या तो आम होते या तो दोनों सेब होते तो अपन ऐड कर लेते। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कोई भी भौतिक समीकरण विमीय रूप से तभी सत्य होगा यदि समीकरण के दोनों पक्षों की राशियों के प्रत्येक पदों की विमा समान हो, प्रत्येक पदों की विमा समान हो। लेकिन इसमें एक और बात कि जब भी अपन किसी भी सूत्र का जब अपन सत्यता की जांच करेंगे तो जो उसमें कांस्टेंट होंगे उनकी विमा अपन नहीं लिखेंगे। वो तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी बता रखे हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, भौतिक समीकरण V इज इक्वल टू U प्लस AT की विमीय रूप से सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ऊपर का मैं मिटा रहा हूं ताकि जगह मिले, है ना। तो देखिए V इज, अच्छा एक बात और मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कॉमन होता है, सभी लोग जानते ही होंगे। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू U प्लस
ए टी, तो वेलोसिटी की विमा क्या होती है, अब आपको याद हो जाना चाहिए, एल टी माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू इसका, ये भी तो वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस वन, है ना, प्लस, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब इनकी भी विमा सेम होगी तो ये हमारा जो भौतिक रूप से भौतिक समीकरण है वो विमीय रूप से सत्य होगा। तो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो उसका क्या होता है एल टी माइनस टू इन टू, यहाँ पर टाइम है तो इसका विमा हो गया टी, ठीक है। तो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस का, ये देखो इसका पावर वन है और इसका पावर माइनस टू है, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन होगा क्या। अब आप देखो कि दोनों पक्षों में अलग अलग जो पद हैं, जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों के जो पद हैं उन सभी का ये जो विमा है वो सेम है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब ये जब जुड़ा होगा तो कैसे जुड़ा होगा भाई, उसका मात्रक सेम होगा तभी तो। अब आप देखो इसको मैं समझाता हूँ कि 2 आम प्लस 4 आम जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा कि 4 और 2 कितना 6 आम। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है क्या इसका ये यूनिट सेम है, तो इसका मतलब कि ये सेम है तो इसका ये भी सेम होगा, इसका ये भी सेम होगा। सेम एज अगर इसका यूनिट सेम है तो इसका यूनिट भी सेम होगा और इसका यूनिट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन भी सेम, समझ में आया कि नहीं आया, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो भौतिक राशियां जुड़ी हुई हैं तो उनका जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए, और यदि दोनों पक्षों के भौतिक राशियों के प्रत्येक पदों का विमा सेम है, इसका अर्थ ये है कि यह विमीय रूप से भौतिक समीकरण सत्य है, क्योंकि दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों या भौतिक राशियों की विमाएं समान है, अतः v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी समीकरण विमीय रूप से सत्य है, आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहीं पर मैं चेंज करता हूं, ये जहां S विस्थापन, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण और T समय है, ठीक है। तो इस भौतिक समीकरण की विमीय रूप से सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है सर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ, सॉरी प्लस का ए टी स्क्वायर, यहाँ पर ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर। मैंने क्यों लिया है, मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, आप पहले इसको देखो। ये जो समीकरण हमने लिया है S इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर हमने लिया है। अब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी विमा क्या होगी, L होगी, क्योंकि है तो वो लंबाई ही ना। तो इसका जो डायमेंशन है वो मैं लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू, ये क्या है U, वेग है, इनिशियल वेग, तो वेग का क्या होता था एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन, और यहाँ पर एक और टाइम दिया है
टी प्लस का एक्सेलरेशन का जो विमा होता है वो क्या होता है, एल टी माइनस टू। ये सब मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर्स में, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर टी टू द पावर टू। थोड़ा सा इसको सेपरेट करें, अच्छे से लिखें तो आप पाएंगे कि ये जो पावर है यहाँ पर इसका पावर +1 है और यहाँ पर टी का पावर -1 है। जब ये पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर 0, या उसको आप मत लिखो, उसमें क्या है, ठीक है, एल। अरे भाई ये पावर क्रॉस हो जाएंगी ना, टी टू द पावर 0 मीन्स 1 प्लस, अब ये देखो ये +2 है और ये -2 है, चलो दिखाई देता हूँ, -2 + 2 कितना हो जाएगा बाबू, 0। तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया हमने। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं सेम है, अतः ये जो मैंने समीकरण लिखा है ये विमीय रूप से, क्योंकि समीकरण S = UT प्लस का AT² के प्रत्येक पदों की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। क्या है, सत्य है। पर सर ऐसा तो हमने समीकरण पढ़ा ही नहीं, उसमें तो समीकरण में होता था S = UT प्लस का ½ ऑफ AT², ये हमने तो पढ़ा था, है कि नहीं। तो क्या वो गलत हो गया क्या, नहीं। तो सर ये क्या है, तो देखिए ये जो समीकरण है ये विमीय रूप से सत्य है परंतु भौतिक रूप से सत्य नहीं है, ठीक है। भौतिक रूप से यह समीकरण सत्य है, ऐसा नहीं है कि इसका डायमेंशन अलग आएगा, डायमेंशन तो सेम आएगा, परंतु इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विमा होगा ही नहीं। हमने नोट में लिखवाया था अभी, देखो उसको भी करके देखते हैं। चलो यहीं पर मैं हाफ लिख देता हूँ, ½ AT², ½ AT² यहीं पर कर दूँ, यहाँ पर, ताकि आपको डिफरेंस दोनों में दिख जाए। तो देखो ये L हो गया = U का LT-1 और ये हो गया आपका T प्लस का, ये जो कांस्टेंट है उसका नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, LT-2 इंटू T2, तो ये हुआ L = L प्लस का L, तब भी सत्य है। तो सर क्या दोनों सत्य है, दोनों विमीय रूप से सत्य है, परंतु भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो S = UT प्लस ½ AT² सत्य होगा। क्लियर है। तो इससे हमें क्या मिला सर, कि कोई भी समीकरण, अगर कोई भी समीकरण भौतिक रूप से सत्य है तो वो विमीय रूप से सत्य भी होगा। जैसे ये भौतिक रूप से सत्य है तो उसकी विमीय रूप से भी हमने देखा तो सत्य ही आया। परंतु कोई भी समीकरण यदि भौतिक विमीय रूप से सत्य हो तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सत्य हो। मैं इस बात को लिखता हूं, नोट, इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी भौतिक समीकरण यदि विमीय रूप से सत्य है तो जरूरी नहीं कि वह
भौतिक रूप से भी सत्य हो। वो हो भी सकता है, सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, तो ये विमीय रूप से तो ये सत्य है, परंतु भौतिक रूप से ये सत्य नहीं है। हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। जबकि यदि कोई समीकरण भौतिक रूप से सत्य है तो वह विमीय रूप से भी सत्य होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, स्टार मार्किंग लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक और समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, इसको अपन विमीय रूप से सत्यता की जांच करें। अरे लिखने की आवश्यकता है क्या? चलो भाई लिख ही देता हूं। समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की विमीय रूप से सत्यता की जांच करें। ठीक है भैया, करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि यार ये इसमें डिस्प्लेसमेंट है, अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब विस्थापन। ए एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। यू इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि प्रारंभिक वेग, और वी फाइनल वेलोसिटी मीन्स अंतिम वेग। तो वेग का अपन जानते हैं कि एल टी माइनस 1 और इसका पावर 2 है तो पावर में 2 कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू इसका भी एल टी माइनस 1 पावर में 2 है तो 2 कर लो, प्लस का 2 उसका तो लिखेंगे नहीं। ए एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 इंटू एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया एल। अगर आप देखो तो पावर इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि x इंटू वाई है का होल पावर अगर 3 है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि x टू द पावर 3 और y टू द पावर 3 होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से ये इस पर भी पावर जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो ये होगा एल स्क्वायर टी पर माइनस 2। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और यहाँ से देखें तो एल स्क्वायर टी पर माइनस 2, ठीक है सर, प्लस का। अब ये देखो यहाँ पर एल का पावर 1, यहाँ पर एल का पावर 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? एल का पावर 2 और ये टी टू द पावर माइनस 2। तो क्योंकि दोनों पक्षों के विमाएं सेम है, क्योंकि दोनों पक्षों के पदों की विमाएं सेम है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। समझ में आया क्या? क्लियर? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि m द्रव्यमान का एक पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक K तथा पिंड का दोलन काल T है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि T इज इक्वल टू 2m पाई बाई K समीकरण अशुद्ध है, और यदि वो अशुद्ध है तो इसका सही रूप क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यह सत्य है अथवा असत्य है। सत्य तभी होगा यदि इनके दोनों पक्षों के विमा सेम होंगे। ठीक है, चलिए
एक बात इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो बल नियतांक है, बल नियतांक, यदि कोई स्प्रिंग मान लीजिए ऐसे है, ये दीवार से ऐसे लगा ऐसे, और हमने क्या किया, उस स्प्रिंग को खींचकर इतना बड़ा कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, इतना हमने खींच दिया। तो जब अपन खींचकर स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे देखो ये एक स्प्रिंग है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको, जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लीजिए यहाँ से फिक्स कर दिया, अब इसको मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, देखो फिर से स्प्रिंग ऐसा हो गया ऐसे। तो स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करती है, मतलब कि अपनी पहली अवस्था प्राप्त करना चाहती है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, या उसको स्प्रिंग बल भी कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो स्प्रिंग बल जो होता है F इज इक्वल टू के इनटू जितना आप डिस्प्लेसमेंट किए हो ये, और ये बल नियतांक इसको कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ये फॉर्मूले में दिया है तो इसका भी विमा हमें रखना होगा, क्योंकि इन सभी का विमा हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो k इज इक्वल टू क्या मिला, F बाई एक्स। ठीक है, अब k की विमा कैसे निकालेंगे, तो इसका विमा निकाल लीजिए, वो k के इक्वल है। तो MLT माइनस 2 ये किसका होता है, फोर्स का, बल का, और ये x क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो इसका L हो गया। क्या ये L कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, बल नियतांक का जो विमा मिला हमें MT माइनस 2 मिला गया। अरे सही ही तो है ना। तो चलो अपन इसका डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ध्यान रहे हमने कैसे निकाला। अच्छा सर ठीक है, ठीक है करते हैं। भाई साहब M जो है इसमें द्रव्यमान है, M द्रव्यमान का पिंड है, लटका हुआ है ना। दोलन काल इसका T है, तो T का डायमेंशन ये रहा, T समय है वो 2 पाई की तो डायमेंशन होगी नहीं, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से ऐसे। चलो ठीक है, अब लिखते हैं सबकी विमा। तो ये T का विमा T इज इक्वल टू 2 पाई, ये कांस्टेंट है, इसकी विमा लिखेंगे नहीं। M द्रव्यमान है, द्रव्यमान का कैपिटल M अपॉन K का, आपने अभी अभी देखा हमने K का विमा निकाला MT माइनस 2, तो यहाँ पर रखेंगे MT माइनस 2। M ने M को मारा तो आपको मिला, जब ये ऊपर जाएगा तो T इज इक्वल टू T टू द पावर, एक मिनट, हाँ T टू द पावर 2 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर केवल T है, या यूं कहें कि यहाँ पर T टू द पावर 1 है, और यहाँ पर दूसरे पक्ष में राइट हैंड साइड में T टू द पावर 2 है। देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट। क्या है, इनकरेक्ट है विमीय रूप से, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं है, अतः T इज इक्वल टू 2 पाई M अपॉन K विमीय रूप से असत्य है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि असत्य है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है इसका सही रूप क्या होगा, फिर इसका सही रूप क्या होगा। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो विमा का उपयोग है वो यही है, क्या है कि 2 या 3 भौतिक राशियों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना।
या संबंध स्थापित करना। तो अपन किस तरीके से फॉर्मूले का निर्माण करेंगे या संबंध का निर्माण करेंगे, वो अगला उपयोग है किसका, वीमा का। तो पहला हमने वीमा का उपयोग क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने सर कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अपन परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा अभी हमने पढ़ा कि भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है अथवा असत्य है, इसका अपन जांच कर सकते हैं। अब जो तीसरा है वो भौतिक राशियों के बीच संबंध किस तरीके से स्थापित होगा, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का निर्माण करेंगे, वो बताता है या वो सीखेंगे। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रकार देखते हैं, अर्थात तीसरा उपयोग देखते हैं डायमेंशन का कि वो क्या है, और वो यही है। क्या है कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। किस तरीके से हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और वो क्या होगा जो विमीय रूप से सत्य होगा और वो सार्वभौमिक होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं, ये मिटा दें। अच्छा, तो जो तीसरा उपयोग है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तीसरा उपयोग यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा उपयोग क्या है, मतलब कि वीमा जो अपन निकाल रहे थे उसके उपयोग में तीसरा उपयोग उसका क्या है। तो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, अच्छा हम लोग कैसे हम लोग फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। तो तीसरा उपयोग हमें बताता है यह भी कि यदि हमें ये पता हो कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम लोग उस फॉर्मूले उसके साथ, उन भौतिक राशियों के साथ उस भौतिक राशि का संबंध स्थापित कर देंगे, मतलब फॉर्मूला निर्माण कर देंगे। हमें केवल क्या पता होना चाहिए, जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसका अपन निर्माण कर देंगे कि इनके बीच का संबंध क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो स्प्रिंग ऐसे लटकी हुई है, यह किस बात पर डिपेंड करती है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर, M कितना भार होगा उस हिसाब से उसका टाइम लगेगा, और T इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये हमें अगर पता है किन किन बातों पर वो निर्भर करता है, तो आसानी से हम लोग उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और वो किस तरीके से, देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, तो ऐसे लिखा जा सकता है M इंटू के। अब इनकी पावर कुछ दे दीजिए, कुछ भी, इसका पावर A मान लिया, इसका पावर B मान लिया। अगर पावर नहीं होगा ना तो वो अपने आप वो जीरो हो जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उस भौतिक समीकरण में उसके पावर के रूप में अगर कुछ होगा, जैसे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर, तो ये इस फॉर्मूले में आ जाएगा। ये भले ही आए ना आए वो बात की बात है, देखेंगे, लेकिन ये जो पावर है वो इसके लिए आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो ऐसे हो जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इस तरीके से अपन करेंगे। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड K। अब देखिए, जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो आपको पता है एक कांस्टेंट अपन रखते हैं, चलो उसको मैं कुछ भी मान ले, C मान लेता हूँ कांस्टेंट, और ये है M द्रव्यमान है और ये K उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये अब दोनों पक्षों का वीमा लिखते हैं। तो आपको पता है कि कांस्टेंट की वीमा तो अपन लिखते नहीं है, तो इसका तो लिखेंगे नहीं, तो ये लिखा हमने इसकी वीमा, और ये लिखा m टू द पावर a
डॉट इसका क्या होगा बच्चों, तो आपने अभी भी देखा था इसका mt-2 हुआ था क्या, बिल्कुल, तो mt-2 टू द पावर b, ध्यान रखें, और बहुत ही मज़ेदार है, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। m टू द पावर a इंटू, जब यह इसमें मल्टीप्लाई होगा तो m, एक मिनट, m टू द पावर b, अलग अलग कर दूं, t टू द पावर -2b। अगर आप ध्यान से देखो तो m और ये m मल्टीप्लाइड में है, और आपको बखूबी पता है कि अगर दो x ही ले लो, अगर दो चर राशि के पावर सेम हो, दो चर राशि मतलब दो सेम चर राशि के पावर अगर अलग अलग हैं मान लीजिए, तो वो जुड़ सकते हैं b प्लस सी, सेम सेम होगा तब। ये उसी तरीके से ये m और ये m सेम है, उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर मिटा कर लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b इंटू t टू द पावर -2b। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब तुलना कैसे करें सर, इसका m के साथ होगा, इसका t के साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें तो m है ही नहीं। लिख लो, ऐसे तो लिख सकते हो ना, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0, l की वैसे आवश्यकता नहीं है, t टू द पावर 1 क्योंकि इसका पावर 1 है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b इंटू t टू द पावर -2b। तो इसका पावर इसके साथ, इसका पावर इसके साथ है ना, a प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड यहां से अगर आप देखो तो -2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, जब इसमें आप रखोगे b की वैल्यू तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर रख दीजिए, यहां पर बस फॉर्मूले का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। तो t इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, बाय इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू c, हमने कांस्टेंट माना, आप कुछ भी मान सकते थे, k वगैरह जो भी। तो m टू द पावर क्या मिलेगा हमें, किसका पावर a है, m का, तो एक m टू द पावर 1/2 इंटू k टू द पावर -1/2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, c m/k, ये रूट। नॉर्मली जो इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि c की वैल्यू 2π होती है, तो t इज इक्वल टू 2π√m/k, ये रियल फॉर्मूला है, और ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, आप करके देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विमाओं के उपयोग देख लिए। पहला उपयोग था एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, दूसरा उपयोग भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना, और तीसरा उपयोग जो था वो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कृपया बताएं, हम लोग और भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। फिलहाल में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।